प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक की बात अपन करेंगे वो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को सबसे पहले इस हेडिंग पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अगर राष्ट्रीय और आय को दो भागों में अगर अपन बांट दें तो अपना होगा राष्ट्रीय और आय। यानी कोई सा भी राष्ट्र हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अपन भारत की बात करें या किसी पर्टिकुलर राष्ट्र की बात करें। एक राष्ट्र की जो इनकम होगी उसे ही अपन राष्ट्रीय आय कहेंगे। ये एक जनरल फॉर्म थी किसी टॉपिक को समझने के लिए। जब भी कभी हम प्रयास करें, सबसे पहले यह समझने का प्रयास करें कि आपका जो टॉपिक है वो किस बात को कह रहा है। उसके बाद शुरू करें कि उसकी डेफिनेशन क्या होंगी, मीनिंग क्या होंगे और अगला पार्ट उसका क्या होगा। तो अपन ने इस टॉपिक को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। यह आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होंगे जिनको एक एक को समझना अति आवश्यक है, आराम से दिमाग लगा करके। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इस मोबाइल और वीडियो को आप रिवर्ट करके वापस इसको देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे इसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय आय मीन्स किसी देश के विभिन्न उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल प्राप्त होंगे, उन प्रतिफलों का जो योग होगा वो आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है। उत्पादन के साधन कौन कौन से होंगे? अर्थशास्त्र में यदि उत्पादन के साधनों का विभाजन ये देखा जाए तो अपने पास उत्पादन के साधन है भूमि, भवन, पूंजी, संगठन और सास। ये आपके पास उत्पादन के साधन होते हैं और इन सभी साधनों को जो आय प्राप्त होगी उस आय का योग कर दीजिए, वह आपकी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यानी यदि आप मजदूर है, लेबर है, तो उसको मजदूरी प्राप्त होगी, वेतन प्राप्त होगा। भूमि है उसको लगान प्राप्त होगा, पूंजी है ब्याज प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति इन सभी चीजों को लेकर के व्यापार करता है या व्यवसाय चालू करता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय का यदि अपन विभाजन देखें, ये उत्पादन के साधनों को प्राप्त प्रतिफल को आधार पर देखा जाए तो मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज और लाभ, इन सब का यदि योग कर दें तो जो राशि प्राप्त होगी वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी। दूसरे शब्दों में यदि राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन देखी, उसके बाद यदि एक फॉर्मूले के रूप में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, इन सब का योग कर दीजिए, आपकी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट हो जाएगी। राष्ट्रीय आय की परिभाषा बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी है। अपन इन परिभाषाओं को दो भागों में विभाजित करके और अपन इन परिभाषाओं को देखेंगे। पहला आपकी है परंपरागत परिभाषाएं। इस परंपरागत परिभाषा में मार्शल की परिभाषा, पीगू की परिभाषा और फिशर की परिभाषा मुख्य रूप से शामिल करते हैं। मार्शल का जो दृष्टिकोण है वह विस्तृत दृष्टिकोण है। पीगू ने जो दृष्टिकोण लिया था वह मौद्रिक दृष्टिकोण है और फिशर ने जो दृष्टिकोण लिया था वह आपका उपभोग का दृष्टिकोण है। ये परंपरागत परिभाषाएं हैं और परंपरागत समुदाय के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का कार्य किया। इसके साथ आधुनिक परिभाषाएं भी इसकी है, जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय समिति आकलन, जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, उस समिति के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है जिसको अपन आधुनिक परिभाषा नाम देंगे। सबसे पहला आता है मार्शल की परिभाषा। मार्शल के दृष्टिकोण को विस्तृत दृष्टिकोण कहते हैं। इस विस्तृत दृष्टिकोण का आशय यह है, राष्ट्रीय आय में अपन विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लोग वहां जाकर के भी उत्पादन करते हैं। तो एक राष्ट्र में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जो योग होगा वह आपका विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा होगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब मार्शल ने
दो दृष्टिकोण, एक उत्पादन दृष्टिकोण होता है और एक उपभोग दृष्टिकोण होता है। इन सभी दृष्टिकोण को, दोनों दृष्टिकोण को शामिल करते हुए अपना नया दृष्टिकोण दिया था। इसे अपन विस्तृत दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर पिगू ने दी। पिगू ने यह कहा कि राष्ट्रीय आय में केवल उसी पार्ट को शामिल करेंगे जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और जिसको मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते वह राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा। यानी वास्तविक आय वह आय होगी जिसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, तो उसे राष्ट्रीय आय कहेंगे। तीसरा दृष्टिकोण फीसर ने दिया। फीसर ने यह कहा कि राष्ट्रीय आय उसे कहेंगे जो वर्ष विशेष में किसी राष्ट्र द्वारा उपभोग कर ली जाती है। केवल जिसका उपभोग करेंगे उसी को राष्ट्रीय आय का पार्ट मानेंगे, इसके अतिरिक्त किसी को भी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं मानेंगे। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपना अलग अलग विभाजन किया और उस विभाजन के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। अब प्रश्न यह सामने आता है कि इसमें से श्रेष्ठ परिभाषा किसको माना जा सकता है। श्रेष्ठ परिभाषा, यदि कल्याण उद्देश्य को आधार मान करके यदि परिभाषा दी जाती है तो फीसर की परिभाषा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ परिभाषाओं में शामिल होगी। और यदि उत्पादन क्षमता के आधार पर यदि परिभाषित किया जाता है तो मार्शल और पिगू की जो परिभाषा होगी वो श्रेष्ठ परिभाषा होगी। अब ये थी परंपरागत परिभाषाएं। और दूसरा जो आता है अगला पार्ट, आधुनिक परिभाषा। भारत की, यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की राष्ट्रीय आय आकलन समिति के अनुसार यदि परिभाषा दी जाती है तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश की एक निर्धारित समय अवधि जो प्राय 1 वर्ष होती है में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जो कहा जाता है वो राष्ट्रीय आय कहेंगे। ये थी आधुनिक परिभाषा। तो अभी तक अपन ने जो पार्ट देखा वह था इसका मीनिंग, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, और फिर राष्ट्रीय आय की क्या डेफिनेशन होगी, परंपरागत परिभाषा कौन सी होगी, आधुनिक परिभाषा कौन सी होगी। परंपरागत परिभाषाओं में मुख्य रूप से अपन ने 3 परिभाषाओं को शामिल किया, मार्शल की परिभाषा, पिगू की परिभाषा, फीसर की परिभाषा, और इसमें यह बताने की कोशिश की कि श्रेष्ठ परिभाषा कौन सी होगी। फिर आधुनिक परिभाषा के संदर्भ में इसको देखा। अब तीसरा एक नया कॉन्सेप्ट और आता है कि प्रोफेसर किन्स का दृष्टिकोण इसमें महत्वपूर्ण है। अपन आगे चल के केंजियन मॉडल पढ़ेंगे और प्रोफेसर किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की बहुत सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, रोजगार के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत आदि बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें एनालिसिस की हुई मिलेगी। तो छोटा सा पार्ट जो राष्ट्रीय आय का प्रोफेसर किन्स का दृष्टिकोण है राष्ट्रीय आय के संबंध में, उसको देखिए। प्रोफेसर किन्स ने इसको जो परिभाषित करने का कार्य किया वह कुल मिलाकर के 3 दृष्टिकोणों के द्वारा किया। पहला दृष्टिकोण है कुल व्यय दृष्टिकोण। कुल व्यय दृष्टिकोण के आधार पर यदि देखा जाए तो अपन इसमें व्यय वाले पार्ट को चुनते हैं। व्यय का जो आपका पार्ट होगा वाई यानी नेशनल इनकम होगी। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी मीन्स कंजप्शन होता है। एक राष्ट्र का जो टोटल उपभोग होगा उसको अपन इसके अंतर्गत शामिल करेंगे जो कंजप्शन के अंतर्गत कहलाएगा। आई यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो कुल विनिवेश करते हैं या निवेश करते हैं उसका योग करेंगे। और थर्ड पार्ट जो होगा जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय क्या होगा इसका। अगर यदि अपन तीनों का योग कर दें तो जो राष्ट्रीय आय होगी वह उस राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। यानी वाई इज इक्वल टू कुल उपभोग प्लस कुल निवेश प्लस कुल सरकारी व्यय, इन तीनों का योग होती है। सेकंड पार्ट इसका साधन आय दृष्टिकोण, यह था व्यय के अनुसार राष्ट्रीय आय अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सेकंड पार्ट आपका आता है साधन आय दृष्टिकोण। साधनों की जो इनकम होगी, साधन कौन से हैं, उत्पादन के साधन होंगे, भूमि, भवन, पूंजी, संगठन और सास। इन सबको जो प्राप्त प्रतिफल होता है उनको अगर योग कर दें तो साधन आय प्लस साहसी का लाभ यदि अगर शामिल किया जाता है, उत्पादन के साधन हैं उनको प्राप्त प्रतिफल, और जो व्यक्ति इन सभी साधनों को एकत्रित करके काम चलाता है उसको कुछ लाभ प्राप्त होगा। इस दोनों पार्ट के आधार पर यदि योग कर दिया जाए तो आपका
राष्ट्रीय आय जो कहलाएगी वह साधन आय दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय आय कहलाएगी। फिर थर्ड पार्ट इसका आता है कुल बिक्री मूल्य, सेल्स वैल्यू माइनस लागत दृष्टिकोण। यानी यदि कुल बिक्री मूल्य में से यदि लागत का पार्ट हटा दिया जाए तो जो चीज बचेगी वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी। मींस राष्ट्रीय आय वाई डिनोट करता है नेशनल इनकम को, वाई इज इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस यूजर्स कोस्ट। यूजर्स कोस्ट का मींस आपका जो होगा उपयोग लागत होगी, और ये उपयोग लागत क्या होगी, इसको माइनस करेंगे। जीएनपी यहां है, अपन नेक्स्ट वीडियो में जो अपन देखेंगे वह जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसके बाद जीएनपी को पढ़ेंगे। तो इसके जस्ट सेकंड पार्ट जो अपना आएगा उसमें अपन पूरी जीएनपी के बारे में बात करेंगे। यहां केवल इतना सा समझ लीजिए कि जीएनपी में से यदि यूजर्स कोस्ट को अगर हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो जो पार्ट बचेगा वह आपकी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब आता है एक पॉइंट आपका मुख्य, जो अपन ने ये देखा कि यूजर्स कोस्ट, तो ये यूजर की कोस्ट क्या होगी, ये उपयोग मूल्य क्या होता है, ये उपयोग लागत क्या होती है, उसको देखिए। उपयोग लागत का मतलब यदि जो टोटल डेप्रिसिएशन जो आपका बचता है, उस डेप्रिसिएशन में से जिन मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ है उनके डेप्रिसिएशन के मूल्य को भी यदि घटा दिया जाए तो जो कॉस्ट आपको जो प्राप्त होगी वह आपका उपयोग मूल्य कहलाएगा। यह आपका मुख्य रूप से जो कॉन्सेप्ट थे वह डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट था, और इस डेफिनेशन में अपन ने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी, और उसके बाद जो पार्ट अपन ने जो पढ़ा वह प्रोफेसर कीन्स का दृष्टिकोण है। उसमें तीनों दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए अपन ने टोटल व्यय दृष्टिकोण, आय और बिक्री दृष्टिकोण तीनों को देखा। इस तरीके से अपन ने इसके डेफिनेशन के पार्ट को देखा। धन्यवाद। अगला पार्ट अपन जो पढ़ेंगे वह है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। तो अगला पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।